ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। अमेरिका की दबंग कूटनीति का दौर। आजकल आप देखते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने भी आक्रमण कर दिया, अभी बम गिराए ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको ईरान देखने को मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, तेहरान इसकी राजधानी है। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। क्या रूस है? ये आप देखेंगे रूस यूक्रेन में खूब चल रहा है। ये यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है। ये आप लोगों को लाल सागर देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी उसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। पश्चिम एशिया में ध्वंस की कूटनीति का एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है। और आप देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुल्लाशाही मुल्लाओं यानी मजहबी नेताओं का शासन को आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत का प्रलोभन देकर परमाणु शक्ति और मिसाइल तकनीक की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के सौदे पर तैयार करने में लगे थे। तभी इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एकाएक नाटकीय तरीके से हमले करके ईरान की सेना और परमाणु शक्ति के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया। और हमले पर ट्रंप की आरंभिक प्रतिक्रिया देखकर लगा कि अपनी कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजरायल का कूदना पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। पर जैसे ही उन्हें इजरायली हमलों की नाटकीय कामयाबी का एहसास हुआ तो उन्होंने इजरायल को रोकने की जगह उसकी कामयाबी की बात करना और ईरान से समर्पण करने की मांग करना शुरू कर दिया। और आप देखते हैं कि एक तरफ आप देखते हैं वे ईरान को 2 हफ्तों का समय देने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ दिएगो गार्सिया में अपने B-2 बम वर्षक विमानों को हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। झांसा देकर बार करना ट्रंप की शैली है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक द आर्ट ऑफ द डील में किया है। ईरान को 2 हफ्तों के झांसे में रखकर उसके कई परमाणु संयंत्रों पर बम बरसा दिए हैं। ट्रंप ने फोर्डो समेत ईरान के परमाणु केंद्रों को ध्वस्त करने का दावा करते हुए धमकी दी, यदि ईरान अब भी समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो और विनाशकारी हमले किए जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी ट्रंप के स्वर में स्वर मिलाते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व के लिए गंभीर खतरा बताया। और आप देखते हैं कि ईरान ने जवाब में इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद वहां लोग जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए तो यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे कामयाब घड़ी है, पर अमेरिका के भीतर इस हमले को लेकर जनमत बुरी तरह बटा हुआ है। दूसरे देशों पर हमला करने के लिए राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद का अनुमोदन लेना जरूरी होता है। इराक पर हमले से पहले दोनों बुश राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस का अनुमोदन लिया था और इसके लिए अमेरिकी सांसदों सीनेटरों का एक वर्ग ट्रंप की लड़ाई में उतरने से नाराज है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का मागा धड़ा इससे नाराज है और उन्होंने अमेरिका को युद्धों में न उलझने के चुनावी वादे को तोड़कर इजराइल की लड़ाई में पांव फंसा लिए हैं। और आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। यूरोप और पश्चिम एशिया के देश जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खतरा कम होने और समझौते की संभावना प्रबल होने का स्वागत करेंगे, वहीं आप देखते हैं कि अमेरिकी हमले की वैधता की निंदा होगी। रूस, चीन समेत दुनिया के दूसरे देश कूटनीति का रास्ता छोड़कर दूसरे देश की प्रभु सत्ता के उल्लंघन की निंदा करेंगे। अमेरिका इजरायल के साथ साथ ईरान के साथ भी घनिष्ठ संबंध होने के कारण भारत के लिए यह हमला धर्म संकट खड़ा करता है और भारत यह तो चाहेगा कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोका जाए, पर उसके लिए उसकी प्रभु सत्ता का अतिक्रमण करने की हिमायत कभी नहीं कर सकता। दिलचस्प है कि ईरान 1968 से ही परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी उसकी परमाणु गतिविधियों पर नजर रख रही सकती है, जबकि इजराइल परमाणु शक्ति होते हुए भी NPT का सदस्य नहीं है। यानी कि आप देखते हैं कि एक तरह से एक चोर जज और सिपाही बना बैठा है। इस संदर्भ में इजराइल का तर्क रहा है कि दशकों से परमाणु शक्ति होने के बावजूद उसने कभी किसी दूसरे देश को मिटाने की धमकी दी और ना ही परमाणु प्रसार किया, जबकि ईरान की मुल्लाशाही अक्सर इजराइल के सर्वनाश विनाश की बात करती रहती है। हालांकि यह तर्क ईरान से अधिक पाकिस्तान पर लागू होता है, जिसके प्रसार की बदौलत आज ईरान परमाणु शक्ति बनने के कगार पर है।
और आप देखिए भारत समेत पूरी दुनिया की नज़र इस पर है कि ईरानी मुल्ला साहिब अमेरिका के हमले का कब और क्या जवाब देगी। और उसने इजराइल पर हमला बोल ही दिया। वैसे उसके पास 3 विकल्प हैं, ईरान, इराक, यमन और लेबनान में फैले हमास और हाउती जैसे शिया मिलिशिया से अमेरिकी ठिकानों और जहाज़ों पर हमले कराए और हॉर्मुज जलसंधि में बारूद सुरंगें बिछाकर उसे बंद कर दे। वहीं वह खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, और जिस तेल और आप देखिए गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और आप देखिए हालांकि सऊदी और यूएई ने लाल सागर तटों तक तेल और गैस की पाइपलाइन में बिछाकर सप्लाई का वैकल्पिक रास्ता बना रखा है, लेकिन बाजार जोखिम और गहर धारणा के आधार पर दाम तय करते हैं। 1979-80 में इस्लामी क्रांति होने भर से तेल के दाम तिगुने हो गए थे, और यदि ऐसा हुआ तो भारत को ही नहीं पूरे विश्व की आर्थिकी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरा विकल्प अमेरिका की शर्तें मानकर समझौता करने का है, और जिसके लिए ईरानी लोग शायद सरकार को कभी माफ ना करें, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम राजशाही के जमाने का है और उससे ईरान के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। तीसरा विकल्प है अमेरिका और इजराइल के बाढ़ झेलते हुए सद्दाम हुसैन और बशर अल असद की तरह संकट की घड़ी टलने का इंतजार करने का है। ईरान के पास 3.5 लाख सेना के साथ ही लगभग उतनी ही बड़ी तादाद में क्रांतिकारी गार्ड और वसीज स्वयंसेवकों का दस्ते हैं, जिसके सहारे भी संभावित विद्रोह को दबाए रख सकते हैं। ईरान में राजशाही को समाप्त हुए 2 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। राजशाही के विरोधी वामपंथी मुजाहिदीन एक खल्क की छवि ईरान इराक युद्ध में इराक के समर्थन के कारण खराब है, और कुर्द और बालोच गुटों का जनाधार केवल सीमावर्ती प्रांतों तक सीमित है। प्रबल और संगठित विपक्ष के ना रहने के कारण मुल्ला शाही के लिए इजरायली अमेरिकी हमलों से जगे राष्ट्रवाद की भावना के सहारे सत्ता में बने रहना कठिन नहीं होगा। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। एक तो आप लोग इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूं? IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये परमाणु अप्रसार संधि क्या है? एनपीटी का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करना, एक तरह से इसका काम है। हर स्तर पर जरूरी जल संरक्षण। जल है तो कल है, पढ़ते रहते हैं या नहीं पढ़ते हैं। देश में इस बार मानसून सीजन जून से सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश 106% रह सकती है। वहीं जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। यह किसी से छिपा नहीं कि हमारे देश में गर्मी और लू के दिन जहां बढ़ रहे हैं वहीं बरसात के दिन घटते जा रहे हैं। बारिश अचानक कुछ घंटों में इतनी हो जाती है कि आनंद त्रासदी में बदल जाता है, और फिर जैसे ही बादल विदा हुए वह इलाका पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगता है। अभी इस समय दिल्ली और बेंगलोर का हाल देख लीजिए, गर्मियों में देख लीजिए, वहाँ पानी की किल्लत रहती है। अभी बाढ़ जैसे माहौल बना हुआ है। तो इस पर अब जलवायु परिवर्तन की मार देश के दूरस्थ अंचल तक दिख रही है, और ऐसे में मानसूनी वर्षा के जल को यदि सलीके से नहीं सहेजा गया तो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर जल संकट का बड़ा प्रभाव होगा। देश हमारे पूर्वजों ने इस तरह की जल निधियां विकसित की थी जो न्यूनतम बरसात में लोगों की जल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन आधुनिकता की आंधी में हमने ही अपनी समृद्ध विरासतों को विसरा दिया। ये लोक परंपरा न केवल पानी की कमी से निपटने और मानसून की तैयारी करने की व्यवहारिक तरीका था, बल्कि सामाजिक बंधनों को मजबूत करने, प्रकृति के प्रति सम्मान जगाने और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति को स्थानांतरित करने का माध्यम भी थी। आजकल आप देखते हैं कि कंक्रीट की हर जगह दीवारें बन गई, आप देखते हैं कि रोड बिछ गई, तो पानी थोड़ा सा बहता है, आप देखते हैं बहकर चला जाता है, वो जमीन में रिसने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और इसीलिए आप देखते हैं कि जमीन में जो जल स्तर है वो गिरता जा रहा है। यदि कुछ दशक पहले पलट कर देखें तो आज पानी के लिए हाय हाय कर रहे इलाके अपने स्थानीय स्रोतों की मदद से ही खेत और गले और दोनों के लिए अतिरिक्त पानी जुटाते थे। एक दौर आया कि अंधाधुंध नलकूप लगाए जाने लगे। जब तक संभलते तब तक भूजल का कोटा साफ हो चुका है था, और समाज को एक बार फिर बीती बात बन चुके जल स्रोत, तालाब, कुएं और बावड़ी की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर पीढ़ियों का अंतर सामने खड़ा है,
और पारंपरिक तालाबों की देखरेख करने वाले लोग किसी और काम में लग गए। अब तालाब सहेजने की तकनीक नदारद हो गई है। आपने देखा होगा जहां तालाब बन जाता है ना, वहां जो पानी इकट्ठा होता है, फिर आसपास आपने देखा होगा कुओं में पानी भरा रहता है हमेशा, और वहां कम भी गहराई में कुआं खोदते हैं तब भी पानी आ जाता है, क्योंकि वहां पानी की व्यवस्था काफी हो जाती है। हमारे देश में औसतन 1170 mm पानी सालाना आसमान से नियमित रूप में बरसता है। देश में कोई 5,87,000 के आसपास गांव हैं। यदि औसत से आधा भी पानी बरसे और हर गांव में महज 1.12 हेक्टेयर जमीन पर तालाब बने हो, तो देश की कोई 1 अरब 30 करोड़ आबादी के लिए पूरे साल पीने और अन्य प्रयोग के लिए 3.75 अरब लीटर पानी आसानी से जमा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर जमीन पर महज 100 mm बरसात होने की दशा में 10 लाख लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। देश के अभी भी अधिकांश गांव में पारंपरिक तालाब, जोहड़, बावड़ी, झील जैसी संरचनाएं उपलब्ध हैं। जरूरत तो बस उन्हें करीने से सहेजने की, और ये आप देखते हैं उनमें जमा पानी को गंदगी से बचाने की। यदि इसमें हम सफल होते हैं तो किसानों को अपनी स्थानीय स्तर पर ही सिंचाई का पानी भी मिलेगा। यदि तालाब लबालब होंगे तो जमीन की पर्याप्त नमी के कारण सिंचाई जल कम लगेगा, साथ ही खेती के लिए अनिवार्य प्राकृतिक लवण आदि भी मिलते रहेंगे। इसी सोच के साथ केंद्र ने अमृत तालाब योजना शुरू की है, लेकिन कहीं तकनीक का अभाव तो कहीं लापरवाही की चलती योजना के माकूल परिणाम नहीं मिले हैं। और ये आप देखते हैं इस तरह की सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है तो उसका भी उदाहरण दे दिया करिएगा, आप उल्लेख कर दिया करिएगा सरकार की पहल के रूप में। और अभी भी चेत जाएं तो इन सूखे तालाबों में पानी के आगम मार्ग को साफ कर दें और गाद हटा दें तो भावी जल संकट से निपट सकेंगे। तालाब संरक्षण की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज जरूरी है छोटी छोटी नदियों की भी सुध ली जाए। उत्तर प्रदेश में नदियों की संख्या लगभग 1,000 है, जिनका 55,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। उनमें से 30,000 किलोमीटर क्षेत्र में जल घटा है या सूखा है। प्रदेश की 100 छोटी और सहायक नदियां सूख चुकी हैं। बिहार की 50 से अधिक नदियां संकट में है। इनमें 32 बड़ी नदियां सूख चुकी हैं, जबकि 18 में पानी थोड़ा बचा है। ऐसा तब है जब इस वर्ष राज्य में प्री मानसून में सामान्य से 5% ज्यादा 62.3 mm बारिश हो चुकी है। हैरान की बात है कि गंगा, सोन और अगवारा जैसी बड़ी नदियों में भी पानी कम है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, हल्द्वानी की लाइफलाइन कोसी और गोला नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। कोसी की कुल 21 सहायक नदियों और नालों में से 20 गर्मी में सूख जाते हैं। इन नदियों की सफाई हो, इसके किनारे के अतिक्रमण हटें और इनको गहरा किया जाए और छोटे छोटे डैम बना दिए जाए। जब इनमें आप देखते हैं कि पानी भरेगा तो ये संरचनाएं हरियाली भी लाएंगी और खुशहाली भी। और कुल मिलाकर आज देश की जल निधियों के संरक्षण और गहरीकरण की व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा और इसके तहत जल निधियों के मूल स्वरूप का सर्वे किया जाना चाहिए। उन पर हुए अतिक्रमण या अवांछित निर्माण को हटाने या फिर जल आवक निकासी के वैकल्पिक मार्ग निर्माण की योजना बनाई जानी चाहिए। छोटी नदियों को स्थानीय तालाब, जोहड़ से जोड़ा जाना चाहिए और इन सभी स्थानों पर पौधारोपण होना चाहिए। नदियों के किनारे गहरे भूजल रिचार्ज की व्यवस्था होनी चाहिए। शहरों में बड़ी इमारतों में रिचार्ज पिट का निर्माण किया जाना चाहिए। जाहिर है कि इसके लिए बहुत से विभागों का समन्वित और एकजुट प्रयास जरूरी होगा। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, पंकज चतुर्वेदी। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। समग्र स्वास्थ्य भारतीय चिंतन परंपरा आध्यात्मिकता प्रधान रही है। इस परंपरा में मानव स्वास्थ्य संबंधी भारतीय विचारधारा विशिष्ट और सदैव से समग्रतावादी रही है। आयुर्वेद के जनक और महर्षि चरक ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था कि शरीर, मन और आत्मा हमारे जीवन की त्रिमूर्ति है और इनके समर्षण से ही लोक में सब कुछ व्यवस्थित है। विश्व में सब कुछ तभी उपयुक्त रहेगा जब सब लोग शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्तर पर समग्र रूप से स्वस्थ हो। एक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने तन और मन को स्वस्थ रखे। मनुष्य के तन और मन अन्योन्याश्रित हैं। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो तन यदि हार्डवेयर है तो मन उसका सॉफ्टवेयर है। और इसमें आप देखते हैं कि किसी में भी कोई दोष लग जाए तो जीवन रूपी सिस्टम ठीक काम नहीं कर सकेगा। तन के स्वस्थ रहने पर मनुष्य को अपने सांसारिक कर्मों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। मन के स्वस्थ होने पर इन कर्मों को लक्ष्योन्मुख दिशा मिलती है। और आप देखते हैं तन और मन को स्वस्थ रखने के साथ मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने आत्मा को भी सशक्त स्वरूप में विकसित करे। आत्मा को सशक्त बनाने के लिए बहुत धार्मिक होना या फिर धार्मिक कर्मकांड करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। योग, ध्यान, ज्ञानार्जन द्वारा और स्वयं से बाहर जो कुछ भी है
जैसे परमात्मा, समाज या प्रकृति, उनसे जुड़ने के पर्यटन द्वारा आत्मा को सशक्त बनाया जा सकता है। शरीर, मन और आत्मा की त्रिमूर्ति की उच्च साक्षमता और उनमें परस्पर सुसंगति ही मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य का द्योतक है। इस स्तर का स्वस्थ व्यक्ति हो लोगों के साथ उपयुक्त व्यवहार करता है और जिससे उसके सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छी अथवा बुरी सभी परिस्थितियों में संभावी बन जाता है और इन सब के परिणाम स्वरूप वह सभी प्रकार के तनाव और उलझनों से मुक्त होकर आनंद भाव के साथ जीवन निर्वाह करता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। अब तो खुले दुनिया की आंखें। इजरायली हमलों से 2-4 ईरान अब पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए उसके 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए कि ईरान आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है। ईरान पर अमेरिकी हमले की विश्व भर में प्रतिक्रिया के बीच कश्मीर से आई खबर से यह स्पष्ट हुआ कि पहलगांव पर बर्बर आतंकी हमला पाकिस्तान से आए लश्कर के 3 आतंकियों ने किया था। इन तीनों आतंकियों को सरल समर्थन और सहयोग देने वाले पहलगांव के दो कश्मीर परवेज अहमद और बशीर अहमद को एनआईए ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इन दोनों ने यह माना कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान से आए आतंकियों का इरादा क्या है। पूरी दुनिया को पता है कि इन आतंकियों ने पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को उनका मजहब पूछकर बर्बर तरीके से मारा था। इस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की सारी दुनिया और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ खड़े चीन, तुर्की आदि ने भी निंदा की थी। लेकिन जब भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 प्रमुख आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया तो कई देशों के स्वर बदले। पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकी अड्डों को नष्ट किया जाने से चिढ़कर भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके कई एयरवेज तबाह करने के साथ उसकी सेना को पंगु बना दिया। और आप देखिए यह आश्चर्यजनक है। चीन और तुर्की ये तो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए। अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्र यह कहने से साफ साफ बचे कि भारत ने पाकिस्तान पर जो सैन्य कार्रवाई की वह उचित और ऐसा करना उसका अधिकार था। कई देश तो भारत को उपदेश देने लगे कि वह सैन्य टकराव टालने की कोशिश करे। जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की आक्रामकता से बचने के लिए चीन, अमेरिका के साथ भारत से भी संपर्क किया तो भारत ने सैन्य कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन ट्रंप इसका श्रेय लेने में जुट गए। उन्होंने कथित संघर्ष विराम कराया और दोनों देशों को परमाणु युद्ध से बचा लिया। यही दावा सही नहीं था और अब तो इसकी पुष्टि हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति फर्जी दावा कर रहे थे। उनके इस दावे पर भारतीय प्रधानमंत्री ने आईना भी देखा है। इसके बावजूद अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान से धोखा खाने वाले ट्रंप उसे अपना प्रिय देश बताने लगे और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पाकिस्तान की जिहादी सोच वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुला लिया। अच्छा हो कि अमेरिका सहित विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की आंखें खुलें और वे आतंकवाद पर अपनी निर्लज्ज दोहरी नीति का परित्याग करें। भारत को इस दोहरे आचरण के संदर्भ में अपनी बात जोर शोर से कहनी होगी, विशेषकर पाकिस्तान के नए पुराने हमदर्द चीन और अमेरिका के समक्ष तो और अधिक मजबूती के साथ है। मैंने आप लोगों से कहा ना, जो नियम कानून होते हैं ये आप देखते हैं गरीब देशों के लिए होते हैं। हमारे देश में अगर बात करें तो गरीब लोगों के लिए होते हैं। और इजराइल कहाँ नियम कानून मान रहा है, अमेरिका कहाँ नियम कानून मान रहा है। और देखिए ये है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है हमारी। आर्थिक समृद्धि की पहल और बिहार में जीविका परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर अब केवल 7% ब्याज महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में और अधिक प्रभावी होगा। यह पहल सराहनीय है, जिसमें ब्याज की शेष राशि बिहार सरकार की ओर से दी जाएगी। पहले 10% ब्याज देना पड़ता था, जिसे सरकार ने 7% कर दिया। यह जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी राहत है। यह अपेक्षा की जा सकती है कि विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यम के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं और इससे लाभान्वित होंगी और आर्थिक रूप से उन पर बोझ भी कम पड़ेगा। अब इस राशि का उपयोग उसे और बढ़ाने में कर सकेंगे। जीविका परियोजना महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है और जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहायता की है, अपितु आप देखिए मुख्य धारा से जुड़ने में भी इसकी एक बड़ी भूमिका रही है। इसी कड़ी में दीदी की रसोई भी है, जिसका संचालन जीविका से जुड़ी महिलाएं करती हैं। इसके प्रबंधन का पूरा दायित्व महिलाओं पर है और इस तरह की पहल वैसी महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने में सहयोगी है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर थी, लेकिन आज अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पा रही है। और इसी कड़ी में प्रखंड स्तर तक कि सभी सरकारी संस्थानों में जीविका दीदियों द्वारा रसोई का संचालन उन्हें और अधिक अवसर प्रदान कर पाने में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। खनिजों में छिपी भू राजनीति।
और रेयर अर्थ तत्वों को लेकर वर्तमान वैश्विक राजनीति निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है ना। ये तत्व केवल तकनीकी उपकरणों का आधार नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से वैश्विक शक्ति संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच हाल में हुआ व्यापारिक टकराव इसका प्रमाण भी है। पहले जेनेवा में इसको लेकर समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका द्वारा हुआवे की सेमीकंडक्टर चिप पर प्रतिबंध के साथ वह टूट गया। इसके जवाब में चीन ने रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। अमेरिका ने भी चीनी छात्रों के वीजा रद्द किए। इसके बाद लंदन में नया समझौता हुआ, जिसमें टैरिफ में राहत और पाबंदियों पर पुनर्विचार है। मूल समस्या रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति को लेकर है। ये 17 विशेष प्रकार की धातुएं हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटरों, मोबाइल फोन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, विंड टरबाइन, रक्षा उपकरण में होता है। इसका उपयोग उपकरणों को हल्का, शक्तिशाली, ऊर्जा कुशल बनाता है। यद्यपि ये पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें अलग करना तकनीकी पर्यावरणीय रूप से जटिल है। इस प्रक्रिया में आप देखिए भारी मात्रा में एसिड और विशेष रासायनिक संयंत्रों की आवश्यकता होती है। चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है और वैश्विक रेयर अर्थ खनन का 70% और प्रोसेसिंग का 90% करता है। उसके पास आप देखिए उच्च दक्षता वाली प्रोसेसिंग तकनीक है और जिससे वह विश्व तकनीकी बाजार में रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है। जब उसने निर्यात पर रोक लगाई तो भारत सहित कई देशों को कंपनियां प्रभावित हुई हैं। सुजुकी ने स्विफ्ट कार का निर्माण स्थगित किया और अन्य वैश्विक कंपनियों को भी संकट झेलना पड़ा। और भारत के पास रेयर अर्थ के पर्याप्त भंडार हैं। वैश्विक कुल का लगभग आप देखिए 6%, लेकिन भारत केवल 1% का उत्पादन करता है। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में इसके भंडार मौजूद हैं, लेकिन प्रोसेसिंग की तकनीक और निवेश की कमी के कारण भारत चीन पर निर्भर है। 2023-24 में भारत ने 2270 टन रेयर अर्थ तत्वों का आयात किया। आयात का मतलब खरीदा, निर्यात का मतलब होता है बेचना, जिनमें से अधिकांश चीन से आए हैं। अब भारत को इस निर्भरता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसके लिए एक समग्र राष्ट्रीय नीति बनानी होगी और जिसमें खनन, प्रोसेसिंग और उपयोग सभी स्तरों पर रणनीति तैयार हो। निजी और सरकारी क्षेत्रों को मिलकर निवेश करना होगा। साथ ही भारत को रेयर अर्थ का एक रणनीतिक भंडार भी बनाना चाहिए। रेयर अर्थ तत्वों की यह जंग केवल खनन की नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीकी संप्रभुता की है। अगर भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को साकार करना है तो उसे इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। बॉन जलवायु सम्मेलन, जलवायु नीति प्रभावी बनाने के उपाय। आजकल खूब जलवायु की बातें हो रही हैं, परिवर्तन की। जर्मनी के बॉन में 16 से 26 जून तक हो रहा 62वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और आप देखें जो मुख्यतः प्रारंभिक तौर पर एक तकनीकी वार्ता है। इसमें इस साल के अंत में ब्राजील के बेलेम में होने वाले 30वें जलवायु सम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इस बैठक में जलवायु वित्त, नुकसान और क्षतिपूर्ति को राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, जलवायु अनुकूल और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और आप देखते हैं कि मौजूदा जलवायु प्रयासों का सबसे उलझा हुआ पहलू जलवायु वित्त है, जहां अमीर देश और जलवायु परिवर्तन से दुष्प्रभावित देश आमने सामने हैं। जलवायु विमर्श पर वैश्विक प्रयास मुख्यतः क्षमता अनुरूप, साझा और लेकिन भेदभावपूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित हैं। इसी आधार पर जलवायु वित्त का भी निर्धारण होना है। पिछले कॉप सम्मेलन बाकू 2024 में विकासशील देशों ने 2030 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर दिए जाने की मांग रखी। वहीं विकसित देश केवल 300 अरब डॉलर तक ही देने को तैयार दिखे और इस मामले पर पैंच फंसा रहा। और एक बार फिर बेलेम में होने वाली कॉप 29 के लिए सहमति बनाई जा रही है और वर्ष 2030 ना सही तो कम से कम 2035 तक 1.3 लाख करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित हो जाए। और आप देखिए प्रभावित देशों की मदद कॉप 28 से सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व में आए नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष जो अभी भी लगभग वित्त पोषित नहीं है। विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह चरम मौसम के दुष्प्रभाव जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि से सबसे अधिक दुष्प्रभावित हैं। लॉस एंड डैमेज
कोलैबोरेशन के अनुसार वर्ष 2025 में विकासशील देशों को इस मद में 395 अरब डॉलर की जरूरत है, लेकिन यथार्थ यह है कि नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष के लिए केवल 76.84 अरब डॉलर ही निर्धारित हैं और उसमें से भी केवल 33.38 करोड़ डॉलर ही जमा हुए हैं। इस प्रकार यह वित्तीय उपकरण केवल कागजी हैं, जिसे प्रभावी बनाना इस बैठक के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसके लिए इसे हर देश के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान में शामिल करने पर जोर देना होगा। वस्तुतः पेरिस समझौते के तहत हर 5 साल में सभी देशों को अपने जलवायु प्रयासों का ब्यौरा राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के रूप में अपडेट करना होता है। तीसरे दौर के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान की समय सीमा 10 फरवरी 2025 बीत चुकी है, परंतु अभी तक केवल 22 देश जो लगभग वैश्विक उत्सर्जन के 5वें भाग के जिम्मेदार हैं ही इसे अपडेट कर पाए हैं। चीन, भारत, यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख उत्सर्जक इस लिस्ट से बाहर हैं। पर्याप्त वित्त का संकल्प। तो आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बचाव के लिए जलवायु अनुकूलन को पेरिस समझौते में महत्वपूर्ण स्थान मिला है और इसके लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। वर्ष 2021 के ग्लासगो जलवायु सम्मेलन COP26 में वर्ष 2025 तक इस मद में आर्थिक कोष को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन यह लक्ष्य भी अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की तरह पूरा नहीं हुआ है और आप देखते हैं कि नहीं हुआ। बॉन सम्मेलन की लिस्ट में शामिल है दुबई। ये आप देखिए, दुबई COP28 में ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में तेजी से कमी लाने और हरित ऊर्जा के तेजी से विकास पर सहमति बनी है, लेकिन उसके बाद से पेट्रो अर्थव्यवस्था पर निर्भर देशों के तिकड़म के कारण इस पर भी प्रगति रुकी हुई है। यहाँ तक कि निजी तेल कंपनियों ने उसके बाद से 280 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया, परंतु उनका जलवायु वित्त में योगदान नगण्य ही रहा है। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की रणनीति भी वॉन के प्रमुख मुद्दों में से एक है। सम्मेलन पर मुद्दों का दबाव। बॉन सम्मेलन मुद्दों के दबाव में बौना दिख रहा है और आप देखिए, साथ ही वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में इसमें से किसी भी मुद्दे पर सहमति बन पाने की संभावना भी बहुत मुश्किल दिखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेरिस समझौते से वापसी और बॉन में प्रतिनिधि तक नहीं भेजने के निर्णय ने वैश्विक जलवायु प्रयास के लिए एक सदमा जैसा है। एक कदम आगे जाकर ट्रंप ने जलवायु वित्त को रद्द कर दिया और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हरित ऊर्जा नीतियों जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत पर कतर दिए और पर अब कुछ भी नहीं से बेहतर कुछ तो सही वाली समझ के आधार पर COP30 के प्रमुख आद्रे लागो अमेरिकी संगठन और कॉरपोरेट से पर रचनात्मक भूमिका की आस लगा रहे हैं, लेकिन यह वैश्विक लक्ष्यों से के लिए अपर्याप्त है। रही कसर बहुध्रुवीय वैश्विक तनाव से पूरी कर दी जो इस समय चरम पर है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल गाजा ईरान संघर्ष, अमेरिका चीन व्यापारिक खींचतान। ट्रंप की उन्मादी नीतियों ने बहुपक्षीय सहयोग के माहौल को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है और जिसके कारण जलवायु प्रयास प्राथमिकता से लगभग बाहर जा चुका है। यूरोप रूस में सैन्य खर्च बढ़ने और सैन्य प्राथमिकताओं के कारण जलवायु वित्त के लिए संसाधन कम हुए हैं। वहीं दूसरी ओर चीन भी अमेरिका के व्यापार कूटनीति की तोड़ को तलाशने में जुटा हुआ है। विकासशील देशों में असंतोष। पिछले कुछ वर्षों में पेरिस समझौते के बाद जलवायु प्रयास में आई तेजी अब धीरे धीरे प्रमुख देशों की प्राथमिकता से चटक रही है। यहाँ तक कि भारत सहित कुछ प्रमुख देशों ने भी समय सीमा बीत जाने के बावजूद अपना राष्ट्रीय निर्धारित योगदान अपडेट ही नहीं किया। जलवायु वित्त और नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष पर सहमति की कमी से विकासशील देशों में असंतोष पैदा किया है। लिहाजा बॉन में हो रहा जलवायु सम्मेलन बाकू से बेलेम COP28 से COP29 रोडमैप की कार्य योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विकासशील देश उम्मीद करते हैं कि अमीर देश नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष के लिए कम से कम 400 अरब डॉलर प्रति वर्ष सहित अन्य सभी लंबित मुद्दों के लिए राजी होंगे। अमेरिका की अनुपस्थिति में यूरोपीय संघ, भारत और चीन ने मजबूत नेतृत्व की अपेक्षा है। अपेक्षा यह भी है कि सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के कारण चीन अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को जल्द जमा करने के साथ ही जलवायु वित्त में अपना योगदान बढ़ाए। आशा यह भी है कि COP की मौजूदा ट्रोइका प्रणाली पिछले, वर्तमान और अगले COP देशों के समूह में तालमेल से जलवायु नीतियों में निरंतरता आएगी। बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो COP30 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जलवायु वित्त, नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, जलवायु अनुकूलन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी जैसे मुद्दे इस सम्मेलन के केंद्र में है। अमेरिका की अनुपस्थिति, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक उत्साह की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। बॉन सम्मेलन लंबित मुद्दों जिसमें जलवायु वित्त और क्षतिपूर्ति सहित अन्य सभी विकल्पों के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी और जलवायु प्रयास का सभी
प्रमुख देशों की प्राथमिकता से ही बाहर हो जाने जैसे कारणों से बौना प्रतीत हो रहा है। वहीं अमेरिका का पेरिस समझौते से ही नहीं, अपनी जलवायु जिम्मेदारियों तक से अलग हो जाना निराशाजनक है। अपेक्षा के बोझ से दबा बोन सम्मेलन शायद ही इस साल के अंत में बेलेम में होने वाले COP30 के लिए आसान रास्ता प्रशस्त कर पाए, परंतु आसान्वित होने के अलावा और कोई भी विकल्प भी नहीं है। वर्षा वनों के नष्ट होने से संकट में मानव अस्तित्व। वैश्विक जलवायु संतुलन बनाए रखने में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका वर्षा वनों की मानी जाती है। लिहाजा इन्हें संरक्षित किए जाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस का आयोजन किया जाता है। कल इसका आयोजन किया गया। यह एक ऐसा वैश्विक अवसर है जो हमें वर्षा वनों की महत्ता, उनकी दुर्दशा, उनके संरक्षण की आवश्यकता को समझने के लिए प्रेरित करता है। वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल से विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन का सृजन करते हैं। ब्राजील में अमेजन का 2/3 हिस्सा स्थित है। वह वर्ष 2001 से 2023 के बीच 6.89 करोड़ हेक्टेयर वृक्ष आवरण नष्ट हो चुका है, जो विश्व की कुल वन कटाई का 43% है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की 2024 की रिपोर्ट बताती कि बढ़ते वर्ष अमेजन क्षेत्र में हर मिनट औसतन 10 फुटबॉल मैदान के बराबर वन क्षेत्र समाप्त हुआ है, जो अब तक का सबसे गंभीर रिकॉर्ड है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया, कांगो बेसिन, मध्य अमेरिका और मलेशिया जैसे क्षेत्रों के वर्षा वन भी व्यापक विनाश की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कृषि विस्तार, अवैध खनन, वनों की अवैध कटाई, शहरीकरण, बांध निर्माण, सड़क परियोजनाएं, जलवायु परिवर्तन जैसी गतिविधियां वर्षा वनों को निगल रही हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व में लगभग 3.3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से वर्षा वनों पर निर्भर करते हैं, जिनमें से 80 से 90% लोग छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम संचालक होते हैं। वर्षा वन आधारित परागण तंत्र दुनिया की लगभग 75% प्रमुख फसलों के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि वर्षा वनों को भोजन सुरक्षा की पहली पंक्ति माना जाता है। वर्षा वनों का विनाश 3 बड़े संकटों जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण, मानव स्वास्थ्य संकट को जन्म देता है। वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुका है कि वर्षा वन 90 से 140 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करते हैं। लिहाजा इन वनों का संरक्षण जरूरी भी है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, निबंध आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं सब बातें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जो महत्वपूर्ण रहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, उन आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। बाकी आपको पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ लीजिए। और मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल बताना चाहिए आप लोगों को। धन्यवाद।